सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम विकास के आधार। तो देखो, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था अपनी पिछली क्लासेज में, जब हम पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ रहे थे, पाठ्यक्रम का अर्थ वगैरह पढ़ा था हमने। तो हमने पढ़ा था पाठ्यक्रम विकास के आधार या पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, उसमें भी हमने पढ़ लिया था। तो अगर आपके पेपर में सवाल आता है पाठ्यक्रम विकास के आधार, तो आप चाहे ये बातें लिखें या चाहे पहली बातें लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है पाठ्यक्रम विकास के दार्शनिक, सामाजिक और वैज्ञानिक आधार को बताइए, इस तरह से। तो नाम आ जाता है पाठ्यक्रम विकास के दार्शनिक आधार की व्याख्या कीजिए। तो सीधा सीधा से यही पूछ लेते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर डायरेक्ट आता है कि पाठ्यक्रम विकास के आधारों को वर्णित कीजिए, तब आप चाहे ये वाले लिखें चाहे पहले वाले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम विकास के आधार कौन कौन से होते हैं, बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन कौन से होते हैं। तो आज हम 6 आधारों की बात करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इन्हें हम। ये लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सबसे पहला आधार है हमारा दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस। देखो, हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमारा दर्शन कैसा है, उस चीज का प्रभाव पड़ता है। आपने दर्शन शास्त्र में पढ़ा होगा कि बहुत सारे वाद होते हैं, अलग अलग वाद अलग अलग पाठ्यक्रम को रखने की मांग करते हैं। अगर हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं और हम आदर्शवाद को मानते हैं, तो हमारा पाठ्यक्रम में भगवान वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं और हम एक यथार्थवादी हैं, भौतिक वस्तुओं को ज़्यादा मानते हैं, हम भगवान में विश्वास नहीं करते, तो हमारा पाठ्यक्रम भौतिकतावादी होगा। तो वही बात है, हमारा दर्शन कैसा है उसका प्रभाव भी हमारे पाठ्यक्रम निर्माण पर पड़ता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि विभिन्न दर्शनों के आधार पर पाठ्यक्रम को वर्णित कीजिए, या फिर पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार क्या होता है। हमारे जीवन तथा शिक्षा के उद्देश्य मूलतः हमारे जीवन दर्शन पर आधारित होते हैं। शिक्षा का आधार दर्शन ही होता है। तो हमारा जो शिक्षा होती है उसका आधार दर्शन ही होता है। दर्शन के द्वारा ही हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तथा शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन आदि दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप ही निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा की पाठ्यचर्या भी दर्शन से प्रभावित होती है। अलग अलग दर्शनों के आधार पर अलग अलग पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए आध्यात्मवादी, अगर कोई भगवान को मानता है, कुछ लोग जो भगवान को मानते हैं, अगर वे पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो वे क्या करेंगे। आध्यात्मवादी मानव जाति के आध्यात्मिक अनुभवों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते हैं। तो जो आध्यात्मवादी व्यक्ति होंगे वे मानव जाति के आध्यात्मिक अनुभव, भगवान वाले अनुभव को ज़्यादा महत्व देते हैं। वे इस भौतिक जगत को मिथ्या मात्र मानते हैं तथा आध्यात्मिक जगत को सत्य मानते हैं। इसलिए वे पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को विशेष स्थान देते हैं। अन्य विषय और क्रियाएं जो इस भौतिक जगत से संबंधित होती है उन्हें वे गौण स्थान देते हैं। इसके विपरीत भौतिकतावादी भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं। भौतिकतावादी मतलब जो हमारे यथार्थवादी हैं, और आध्यात्मिक जगत को कल्पना मात्र मानते हैं। इसलिए वे भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या में भौतिक विज्ञानों को प्रमुख और भाषा, साहित्य, कला आदि को गौण स्थान देते हैं। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को तो वे स्थान ही नहीं देते। प्रकृतिवादी की अगर हम बात करें तो प्रकृतिवादी बालक के स्वाभाविक विकास को मुख्य उद्देश्य मानते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, पर्यटन, निरीक्षण, भूगोल विज्ञान आदि विषयों को स्थान देते हैं। अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो वे सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं, किसी भी एक चीज को फिक्स सत्य नहीं मानते हैं। प्रयोजनवादी न तो शिक्षा के निश्चित उद्देश्य मानते हैं और न ही निश्चित कोई पाठ्यक्रम फिक्स करते हैं। उनका मानना है जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार पाठ्यक्रम बदलता रहता है। उनका स्पष्टीकरण है कि मनुष्य की स्थितियां सदैव बदलती रहती है, इसलिए शिक्षा के द्वारा मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह बदलती हुई परिस्थितियों को समझ सके और उसमें अपना समायोजन कर सके। इसलिए वे पाठ्यचर्या में सामाजिक विषयों एवं क्रियाओं को उनकी तत्कालीन उपयोगिता की दृष्टि से स्थान देते हैं। हमें पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जिसकी तत्कालीन उपयोगिता है, जिसकी वर्तमान समय में उपयोगिता है। तो ये कहते हैं हमारे प्रयोजनवादी। पाठ्यचर्या नियोजन के लिए इन्होंने 4 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रिया एवं अनुभव का सिद्धांत एवं एकीकरण का सिद्धांत। इस प्रकार
जो समाज जिस दर्शन से प्रभावित होता है उसकी पाठ्यचर्या भी उससे ही प्रभावित होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण का आधार दर्शन होता है। अगर हम मानवतावादी दर्शन की बात करें तो व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं और व्यवहारिक विषयों को रखने पर बल देते हैं। तो ये हमने सभी वादों की बात कर ली यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम समाजशास्त्रीय आधार या शिक्षा का सामाजिक आधार। देखो अब हमारा समाज कैसा है, सामाजिक विचारधारा कैसी है, सामाजिक हमारी सोच कैसी है, हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, संस्कृति कैसी है, हमारा धर्म कैसा है, हमारे समाज में कार्य का विभाजन किस प्रकार हुआ है, हमारा समाज में कार्य प्रणाली कौन क्या कर रहा है, कितने विभागों में हमारा समाज बटा हुआ है, मतभेद वगैरह होते हैं। तो हमारे समाज की स्थिति कैसी है उसका भी प्रभाव हमारे दर्शन पर पड़ता है। जैसे अगर हमारे समाज में हमारा धर्म कैसा है और संस्कृति कैसी है उसका सीधा सीधा सा प्रभाव हमारी पाठ्यक्रम पर पड़ेगा। या हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ेगा। अगर हमारे समाज में स्त्रियों का दमन किया जा रहा है तो हमारे पाठ्यक्रम में स्त्री शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन अगर स्त्रियों को कंधे से कंधा मिलाकर हमारा समाज आगे बढ़ाता है तो जो पुरुषों को शिक्षा दी जा रही होगी वही शिक्षा स्त्रियों को दी जाएगी। तो इस तरह से सामाजिक सोच कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, विचारधारा, संस्कृति, मूल्य वगैरह कैसे हैं समाज के, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारी पाठ्यक्रम पर पड़ता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या निश्चित करने में दर्शन के बाद समाज विशेष की संरचना, उसकी संस्कृति, उसकी धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है। तो समाज की विभिन्न प्रकार की स्थितियां कैसी है, हमारा समाज कैसा है, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारे पाठ्यचर्या के निर्माण में पड़ता है। उदाहरण के लिए जिस समाज में पुरुष और स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है तो उनकी शिक्षा में स्त्रियों के लिए पाठ्यचर्या अलग होगी और पुरुषों के लिए पाठ्यचर्या अलग होगी। और जिन समाज में पुरुषों और स्त्रियों में कोई भी भेदभाव नहीं होता तो उन दोनों के लिए एक समान पाठ्यचर्या होगी। समाज की संस्कृति तो उसकी शिक्षा का मूल आधार होती है। हर समाज की अपना रहन सहन, खान पान की विधियाँ होती हैं, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, भाषा साहित्य होता है, कला कौशल होता है, संगीत नृत्य होता है, धर्म दर्शन होता है, आदर्श होते हैं, विश्वास होते हैं और अपने मूल्य होते हैं। इसी को समाज की संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति आपसे पूछा है कोई संस्कृति क्या होता है तो यहाँ से हमारी संस्कृति शुरू होती है। यहाँ पर हमारा रहन सहन, खान पान, सोच विचार, हमारे मूल्य, आदर्श, धर्म सब कुछ हमारा संस्कृति में आ जाता है। इसी को समाज की संस्कृति कहते हैं। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा का ही सहारा लेता है और अपनी शिक्षा की पाठ्यचर्या में अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों का समावेश करता है। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के द्वारा अपनी संस्कृति का संरक्षण करता है और उसका प्रचार प्रसार करता है। समाज की संस्कृति की तरह ही उसकी धार्मिक स्थिति भी उसकी शिक्षा की पाठ्यचर्या को प्रभावित करती है। तो हमारी संस्कृति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी है उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारी पाठ्यचर्या पर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक आधार, पॉलिटिकल बेसिस। तो देखो हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी है उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारी पाठ्यचर्या पर पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ राजतंत्र है तो राजा अपनी अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करेगा, खुद को बड़ा दिखाएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनतंत्र है तो हम लोगों के क्या अधिकार हैं, लोगों के क्या कार्य कर सकते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, तो हम उसकी शिक्षा देंगे बच्चों को। तो इस प्रकार जैसा हमारे यहाँ राजतंत्र जैसा चलता है, राजनीतिक स्थिति जैसी चलती है, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारी पाठ्यचर्या पर पड़ता है। वर्तमान में किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था करना उसके राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है। तब उसके उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या राज्य द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए साम्यवादी समाजों की शिक्षा की पाठ्यचर्या की अपेक्षा लोकतंत्रीय समाजों की शिक्षा की पाठ्यचर्या अधिक विस्तृत व लचीली होती है। शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को देश की शासन प्रणाली की जानकारी दी जाती है, उनके अधिकारों और कर्तव्य से परिचित कराया जाता है। इस प्रकार जिस देश की शासन व्यवस्था जैसी होगी उसकी शिक्षा भी वैसी ही होगी। आर्थिक आधार, अब देखो जिस देश की आर्थिक स्थिति जैसी होगी वैसी उसकी शिक्षा भी होगी। अगर कोई डेवलप नेशन है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था एक डेवलपिंग नेशन से बिल्कुल अलग होगी। जो हमारे अमेरिका, जापान वगैरह हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप देखेंगे और जो हमारे अफ्रीका के देश हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप देखेंगे तो काफ़ी अंतर है। क्यों है? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थितियाँ अलग हैं। समाज की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति भी शिक्षा की पाठ्यचर्या को प्रभावित करती है। देश विदेश की शिक्षा की पाठ्यचर्या पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों की पाठ्यचर्या विस्तृत होती है, उसमें तकनीकी और प्रशासनिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था होती है, जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की शिक्षा
में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। धन के अभाव में वे तो सामान्य शिक्षा की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार आर्थिक स्थिति भी हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक आधार। अब देखो हमारे देश में किस प्रकार के वैज्ञानिक हुए हैं, या हम बच्चों को कितना वैज्ञानिक ज्ञान कराना चाहते हैं, किस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी देना चाहते हैं, तो उसका भी प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ता है। आज विज्ञान का युग है। मनुष्य का पूरा जीवन विज्ञान से प्रभावित है। उसके प्रत्येक कार्य में विज्ञान की दखल है। विज्ञान ने हमें अनेक नियम व सिद्धांत दिए हैं और बहुत से उपकरणों का निर्माण किया है, जिनसे हमारा जीवन आसान बन चुका और प्रभावित हुआ है। इन सब की जानकारी भी शिक्षा के द्वारा दी जाती है। अगर हम इन सब की जानकारी देते हैं तो हमारा सिलेबस बदल जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो हमारा सिलेबस सिंपल रहेगा। विज्ञान ने उसको कम श्रम से अधिक उत्पादन करने में समर्थ किया। ये हमें होगा। विज्ञान ने हमें कम श्रम से अधिक उत्पादन करने में समर्थ किया है। विज्ञान ने हमें निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग की विद्या दी है। आज हम बिना प्रयोग की कसौटी पर कसे किसी भी तथ्य को सत्य नहीं मानते। हमारी शिक्षा की पाठ्यचर्या भी आज इससे प्रभावित है। हम उसमें अनेक ऐसे तथ्यों को स्थान नहीं देते जिन्हें हम बिना अपने अनुभव के स्वीकार करना पड़े। इस तरह आज विज्ञान भी पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक आधार। अब देखो मनोवैज्ञानिक आधार भी इम्पोर्टेंट है। आपने मनोविज्ञान पढ़ाया, और मनोविज्ञान किस प्रकार हमारी पाठ्यचर्या को प्रभावित करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, हमारा अध्ययन करता है, हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है, हमारी क्रियाओं का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान हमें बताता है कि किस बालक को किस प्रकार ज्ञान देना चाहिए, किस आयु की और किस स्तर के बालक को हमें किस किस प्रकरण का ज्ञान देना चाहिए, किस कक्षा के बालक को कौन कौन से प्रकरण सिखाने चाहिए और किस प्रकार सिखाने चाहिए। तो इस तरह से मनोविज्ञान सीधा सीधा सा हमारी पाठ्यचर्या को प्रभावित करता है। शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन विषयों का और किन क्रियाओं का प्रशिक्षण आवश्यक है, यह न तो दर्शनवादी बताते, दर्शन शास्त्री और न ही समाजशास्त्री बताते। किस स्तर के बच्चे किस ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण कर सकेंगे, यह मनोवैज्ञानिक ही बता सकते हैं। मनोविज्ञान में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के अभाव में हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि किस स्तर के बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है। मनोविज्ञान ने यह भी बताया है कि बच्चे वह सब शीघ्रता से सीखते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, और जिसको सीखने की उनमें शारीरिक व मानसिक अक्षमता होती है। वर्तमान में शिक्षा के किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उस स्तर के बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता को ध्यान में रखा जाता है, और इसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना मनोविज्ञान के स्पष्ट ज्ञान के हम सैद्धांतिक बात चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन उचित पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते बिना मनोविज्ञान के ज्ञान के। आज मनोविज्ञान शिक्षा की पाठ्यचर्या का मुख्य आधार है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, इम्पोर्टेंट क्लास थी। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।